Assalamu alaikum. This is Arfad again with a video, and this time the video is all about financial information. हमने अभी तक जो है टोटल 5 सेक्शंस पे बात की है और जिसमें से पहला सेक्शन जो होगा हमारा वो होगा बिजनेस अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एक्टिविटी। देखिए बिजनेस स्टडीज जो ओ लेवल्स का या आईजीसीएसई का बिजनेस स्टडीज है उसका मेन मकसद जो है वो बहुत डिफरेंट पोर्शन में डिफरेंट सेक्शंस में एक चीज कम्युनिकेट करना है स्टूडेंट को, ताकि स्टूडेंट को नो हाउ हो कि चीजें चलती कैसे हैं। तो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पहले सेक्शन में हमने सीखा कि बिजनेस की टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, बिजनेस करते कैसे हैं, क्या चीजें होती हैं बिजनेस की और क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर था जिसका नाम था फर्स्ट सेक्शन सॉरी जिसका नाम था अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एक्टिविटी। सेकंड सेक्शन में हमने सीखा कि लोगों को मैनेज किस तरह करते हैं, मोटिवेशन कैसे देते हैं, रिक्रूटमेंट किस तरह करते हैं, कम्युनिकेशन किस तरह करते हैं। थर्ड सेक्शन में हम बात करते हैं मार्केटिंग की। प्रोडक्ट जब मार्केट में जाता है तो उसकी किस तरह मार्केटिंग करनी है, लोगों को इन्फॉर्मेशन किस तरीके से देनी है, प्रोडक्ट के अंदर क्या चेंजेस लानी है, क्या डिफरेंट चीजें करनी है ताकि प्रोडक्ट सेल हो। ये मार्केटिंग में आ जाता है। फिर आपका फोर्थ सेक्शन आता है ऑपरेशंस मैनेजमेंट, जिसके अंदर आप ये देखते हो कि प्रोडक्ट किस तरह बनाना है। प्रोडक्शन तो हर कंपनी करती है, लेकिन क्या ऐसा कौन सा तरीका है जिस तरह प्रोडक्शन को इस तरह इतना एफिशिएंट कर दे कि हमारे इनपुट्स मिनिमम हो और आउटपुट ज्यादा हो और हमारा लॉस मिनिमम कम से कम हो। And the last section and the second last section is financial information, जिसमें हम थोड़ा सा फाइनेंसेस की बात करते हैं। देखिए एक बिजनेस के अंदर एक अकाउंटेंट भी शामिल होता है, तो फाइनेंस के बगैर बिजनेस स्टडीज इस तरीके से है जैसे यूं समझ लेंगे आप एक चार्ट खा रहे हो, उस चार्ट के अंदर एक चना चाट आप खा रहे हो, उसके अंदर चने ही नहीं है तो वो चार्ट तो नहीं हुई ना, फिर वो एक इनकम्प्लीट पिक्चर हो गई। और लास्ट सेक्शन बिजनेस स्टडीज का कहता है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, जिसमें हम जो हरकतें करते हैं, हम जो चीजें करते हैं बिजनेस की, उसका माहौल पे क्या असर पड़ता है या माहौल की चीजों का, गवर्नमेंट की पॉलिसीज का हम पे असर क्या पड़ता है। आई होप आई हैव गिवन यू अ ग्लिम्स, मैंने बहुत सारी चीजें समझा दी आपको। तो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 5 चैप्टर 21। पहला चैप्टर बिजनेस फाइनेंस नीड्स एंड सोर्सेज। अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड टू दिस चैप्टर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। बड़े ठंडे दिमाग से सुकून से सोचें इस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्या पैसों की जरूरत हर इंसान को है? अब दो दो इसमें जवाब है। एक तो ये कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे से खुशी नहीं मिलती, और जो है जो पैसे के पीछे भागता है वो बेवकूफ इंसान है, वो उसके अंदर अकल नहीं है, और ये बहुत सारे आपने फिलोसफिकल बातें सुनी होंगी बहुत सारी माशरे में। तो मेन सवाल ये कि पैसा जरूरी है, तो बहुत सारे लोग जो लॉजिकल बात करते हो कहते हैं बिल्कुल जरूरी है। आज अगर मैं इस वक्त घर से बाहर निकलता हूँ तो मैं सबसे पहले किस चीज की कैलकुलेशन करता हूँ? सबसे पहले मैं अपने ड्रेस की बात करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने 7 चीजें रखने की बात करता हूँ, इसमें सेल फोन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बिफोर लिविंग माई होम इज द फाइनेंस। क्या मेरे पास इतने पैसे हैं कि जिस जगह मैं जा रहा हूँ उस जगह पहुंच के वो सारे काम करके घर वापस आ सकूं? तो अगर मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो कि मैं शायद उस जगह पे पहुंच तो जाऊं, मे बी वापसी ना आ सकूं, मे बी पहुंच ही ना पाऊं। तो बहुत सारे सवाल आते हैं। तो बिजनेस फाइनेंस भी सेम तरीके से है। बिजनेस का एक विजन होता है, एक सोच होती है, बिजनेस को एक जगह पहुंचना होता है जो उसका गोल है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है। तो बिजनेस कहता है क्या मेरे पास अवेलेबल इतना फाइनेंस है, इतना सोर्स है, इतना पैसा है कि मैं उस जगह पे पहुंच सकूं? या ऐसा तो नहीं है कि मैं उस लेवल को तो अचीव कर लूं लेकिन शायद नेक्स्ट लेवल पे पहुंच ही ना पाऊं, या उस लेवल को पहुंचने में बहुत मुश्किल हो जाए। या एक और चीज हो सकती है, बिजनेस के चलते चलते हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस रन कर रहा है लेकिन हम बीच मिडिल ऑफ द ईयर हमारे पास पैसे ही खत्म हो जाते हैं। तो ये इस सेक्शन की, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस है कि इसलिए हम बिजनेस फाइनेंस को समझेंगे। तो आई होप अब तक जो मैंने चीजें समझाई आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। चैप्टर 21 व्हाट डू फाइनेंस डिपार्टमेंट डू। देखें हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होगा, एक फाइनेंस का होगा, एक ऑपरेशंस का होगा, एक सेल्स डिपार्टमेंट होगा, और डिफरेंट किस्म के एचआर डिपार्टमेंट होगा। बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। कुछ कंपनीज ने क्या किया होता है, एक डिपार्टमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट आता है उसको भी उन्होंने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी डिपेंड करता है किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चीज है। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट का मेनली रोल अगर मैं आपको सम अप करके बताऊं तो उनका मेनली काम अकाउंटिंग और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को डील करना है। सिंपल एज दैट। इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, अगर हम इसको पढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स वो बनाते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं। भाई मैनेजर्स को हर चीज बताने की जरूरत नहीं है, हर एक टी अकाउंट, हर एक ट्रांजेक्शन बताऊंगा मैनेजर को तो मैनेजर कहेगा भाई आज आपने बताया, मैं 10 साल बाद जाके डिसीजन लूंगा, तो आपने इतना टाइम ले लिया। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, जो रेलेवेंट चीज है वही बताऊंगा। फोरकास्टिंग कैश फ्लोज, आप आगे कैश फ्लो को फोरकास्ट करते हो। दो जगह रिश्ता भेजते हैं, दो जगह रिश्ता भेजने के बाद दोनों जगहों में से कोई एक जगह तो उम्मीद ज्यादा होती है ना कि यार यहां से हाँ का जवाब आ सकता है, तो इसी को कहते हैं फोरकास्टिंग कैश फ्लोज, कि आपके आगे के हालात कैसे रहने वाले ये फोरकास्ट करना है। सर अगर मैं उम्मीद ही ना लगाऊं कि दोनों में से कहीं से हाँ आएगी मेरे लिए,
तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी एक रिश्ते में आप उम्मीद लगाएंगे, उसकी बजाय कि अगर आप उम्मीद नहीं लगाते दोनों के लिए तो फिर तो आप कहीं पहुंचे ही नहीं। तो ये रैशनल या एक सेंसिबल दिमाग क्या कहता है, आपको फ्यूचर के लिए अपने लिए प्लानिंग करनी है, तो इसको बोलते हैं फोरकास्टिंग, कि मुझे पता चले मेरे फ्यूचर के अंदर कहाँ से पैसा आना है, कहाँ से पैसा जाना है। इसकी मिसाल है कि पॉकेट मनी मिलती है आपको 3000 रुपीज पर मंथ, लेट सपोज। उस 3000 में से आपने पहले दिन ही कैलकुलेट कर लिया होता है कि भाई इतने पैसे मैं यहाँ खर्च करूंगा, इतने पैसे मैं यहाँ खर्च करूंगी, यहाँ से इतने पैसे आएंगे, ये सारी कैलकुलेशन होती है। और हमेशा याद रखिएगा, मिडिल क्लास और गरीब इंसान जो होता है ना, वो पहले खर्च ही कैलकुलेट कर लेता है, फिर जो है उसके बाद इनकम आती है। इनकम से पहले उसको याद होता है कि कहाँ कहाँ स्पेंड करना, विद इन मे बी 5 डेज और 10 डेज बहुत सारे लोगों की तो सैलरीज भी खत्म हो जाती है। खैर, लास्ट पॉइंट पे आते हैं, मेकिंग इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन के। इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन का एक पार्ट ये है कि आपने कौन सा सोर्स ऑफ कैपिटल इस्तेमाल करना है। सोर्स ऑफ कैपिटल सुनते ही आप परेशान हो जाते होंगे, तो प्लीज बेयर विथ मी, हल्के हल्के स्लोली आई एक्सप्लेन यू लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। व्हाई डू बिजनेस नीड्स फाइनेंस? तीन चीजों के लिए फाइनेंस चाहिए होता है। पहला रीजन बहुत ऑब्वियस है, आपको ऑलरेडी पता है, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल लगता है, उस कैपिटल को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो ये इतनी लंबी चौड़ी कहानी शायद अंदर उसमें जाने की जरूरत नहीं है। इसने यही समझाया कि इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि हम कुछ ना कुछ नॉन करंट एसेट खरीद सके, ठीक है, और कुछ ना कुछ हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेट सपोज बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे एक मशीन चाहिए 50,000 की, तो जब कैपिटल होगा 50,000 से ज्यादा, तो 50,000 की मशीन उस कैपिटल से, उस इन्वेस्टमेंट से खरीदूंगा तो बिजनेस स्टार्ट होगा, ठीक है। इसलिए मुझे स्टार्ट करने के लिए बिजनेस चाहिए। एक्सपेंडिंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। आप एक ऑलरेडी चलता हुआ बिजनेस एक्सपेंड करें तो उसके लिए भी तो पैसा चाहिए आपको, तो वो भी एक फाइनेंस का काम है। लास्ट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टीचर्स शायद समझा नहीं पाते, या बहुत सारे टीचर्स समझाते हैं, स्टूडेंट समझ नहीं पाते। एडिशनल वर्किंग कैपिटल। हमारा जो जिस्म है ना, इसके अंदर बहुत सारी वेन्स अल्लाह ताला ने रखी है। उन वेन्स के अंदर जो है, अगर आप एक चीज नोट करें, खून होता है, ब्लड जाता है, ठीक है। तो ये वर्किंग कैपिटल भी क्या है, ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो जाए तो हमारी डेथ भी हो सकती है। तो इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्किंग कैपिटल की कमी हो जाए तो क्या होता है, डेथ भी हो सकती है। अच्छा, अब मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ लेकिन मुझे समझ कुछ नहीं आता। वर्किंग कैपिटल इज द फाइनेंस नीडेड बाय बिजनेस टू पे इट्स डे टू डे कॉस्ट। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। वर्किंग कैपिटल वो एक्सपेंसेस हैं, वो चीजें हैं जिसकी वजह से आपका बिजनेस रोजमर्रा की बेसिस पे चल सकता है। आज इलेक्ट्रिसिटी का बिल था, सैलरीज देनी है, वेजेस देनी है। अगर मैं इन सब चीजों में से जो रनिंग एक्सपेंसेस है, डे टू डे एक्सपेंसेस है, जो रोजमर्रा की पे करने वाली चीजें, उनमें से कुछ भी रोक दूं तो क्या होगा, मेरा बिजनेस रुक जाएगा। लेट सपोज मैं कहता हूं अपने सप्लायर को, भाई पैसे नहीं, आप अगले साल ले लीजिएगा मुझसे पहले, इस साल मुझे गुड्स दे दे, अगले साल पैसे। तो मेरा रिलेशनशिप विद द सप्लायर खराब हो जाएगा, और इन दी एंड सप्लायर ये मुझे लास्ट टाइम सप्लाई करेगा, उसके बाद सप्लाई नहीं करेगा। तो सप्लायर ने चीजें देना बंद कर दी तो कहां से प्रोड्यूस करूंगा, मेरे लिए पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जो लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं और अकाउंटिंग पढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन से पहले पढ़ाया जाता है, वो लेवल्स अकाउंटिंग के अंदर। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर क्या डिफरेंस होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर सिंपल अल्फाज में कहा जाए कि आप कोई नॉन करंट एसेट को परचेज करते हो तो उसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। या एक और टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं टीचर्स बहुत ज्यादा, जो कोई जेन्युइन है, कि आपने अपने नॉन करंट एसेट के अंदर ऐसी कोई चेंज लेकर आ गए हो आप, जिससे क्या हो रहा है, आपका नॉन करंट एसेट ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। इसकी मिसाल देता हूँ, भाई मेरे पास एक गाड़ी थी, ठीक है, मैंने क्या किया, उस गाड़ी को एक्सटेंड करवा दिया, ठीक है। और मेरे पास मेहरान थी, मैंने मेहरान के पीछे रक्षा बांध दी उसकी बॉडी, जैसे आजकल होता है ना, चिंचियों में बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, चिंची बना दी, मोटरसाइकिल के पीछे एक डब्बा लगा दिया, मैंने अलग किस्म की मॉडिफिकेशन की, ठीक है। मैंने कहा मैं आइंस्टाइन से भी नेक्स्ट लेवल हरकत करूंगा। तो मैंने बोला, मैं सोच रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ साइंसदान बहुत है माशाल्लाह से, पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं, आम घूमने वाले बहुत सारे साइंटिस्ट हैं और एंड लेवल की डिस्कवरीज करते हैं। तो मेरे ध्यान में डिस्कवरी है, मैंने कहा मेहरान के पीछे रक्षे की बॉडी लगा देता हूँ, जो सीट्स है ना, वो सीट्स वाली बॉडी लगा दिया। मैंने क्या कर दिया, 4 सीट मेहरान की और 2-3 सीट्स किसके हो गए, रक्षा की हो गई। अब वो मैंने कोई हाइब्रिड पीछे लिखवा दिया, हाइब्रिड गाड़ी माँ की दो जन्नत की हवा, नीचे मैंने लिखवा दिया, ठीक है, और एक नंबर प्लेट भी लगा दी इसके ऊपर। अब इससे क्या हुआ, 4 लोग आगे बिठाऊंगा मैं मेहरान में, ठीक है, और 3 लोग पीछे। आप 7 लोग बिठा तो दूंगा, आप पता नहीं मेहरान चलेगी भी नहीं चलेगी, ये सवाल है बहुत बड़ा। चलो ये खैर बिजनेस में तो इसका कोई जवाब नहीं हो सकता, वो तो प्रैक्टिकली देखा जाएगा। खैर, सेकंड इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसी चीज को कहते हैं, वो एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंडिचर जो आप डे टू डे बेसिस पे करते रहते हो, बिजनेस के अंदर होते हैं, जिसकी बहुत बड़ी मिसाल वेजेस है, रेंट है, इंश्योरेंस है, हीटिंग है, लाइटिंग है, सनड्राई एक्सपेंसेस है। ओ लेवल्स अकाउंटिंग में बहुत सारे आपने सीखे होंगे, ठीक है।
इसके आगे चलते हैं भाई, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मुश्किल चीज जो स्टूडेंट्स को लगती है वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस लगते हैं, समझ ही नहीं आते बहुत सारी चीजें, क्या कहानी। पहले तो देखो, सोर्स ऑफ फाइनेंस को हमने दो ब्रॉड कैटेगरीज में तोड़ दिया। किस किस में? एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। घर के अंदर से पैसे लेंगे या घर के बाहर से पैसे लेंगे। भाई मुझे 10,000 रुपए चाहिए थे, मैं अपने अम्मी अब्बू से भी ले सकता हूँ, बाहर से अपने दोस्तों से, अपने दोस्तों से ले सकता हूँ, किसी अनजान बंदे से या बैंक से ले सकता हूँ। तो ये क्या होगा? घर का बाहर, ये हो गया एक्सटर्नल। इंटरनल फाइनेंस अच्छा है कि एक्सटर्नल फाइनेंस अच्छा है, ये हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन पहले समझे तो होते कौन कौन से। पहला फाइनेंस है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या होता है? द वर्ड इटसेल्फ इज एक्सप्लेनिंग। रिटेन्ड, जो अर्निंग, जो प्रॉफिट, जो आपने प्रॉफिट किया, अब आपने उसको क्या किया? रिटेन कर दिया। सर रिटेन कैसे करते हैं? रिटेन ऐसे करते हैं, बिजनेस पे आपने रख लिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, ठीक है। आपने बोला मुझे कोई मौत नहीं आएगी अगर मैं किसी को डिस्ट्रीब्यूट ना करूं, नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह मौत, आप जिंदा हो आज भी। तो रिटेन प्रॉफिट का मतलब आपने पैसा उठाया बिजनेस से, जो अर्निंग की वो आपने साइड पे रख दिया अपने पास बिजनेस के अंदर ही, उसको बोलते हैं रिटेन प्रॉफिट। देखो, जब कभी भी आपको फाइनेंस की जरूरत पड़े तो इंटरनल सोर्स में सबसे पहला सोर्स और चीपेस्ट सोर्स जो होता है वो होता है इंटरनल, वो होता है रिटेन प्रॉफिट। क्यों? आपका अपना प्रॉफिट है भाई, आप उठा के कहां भी इस्तेमाल करो, यू डोंट हैव टू आंसर एनीवन एट ऑल, ठीक है। ये नहीं है कि आपके पास कोई जमशेद चाचा आ जाएंगे, बोलेंगे यार आपने पिछले 3 दिन से हमारा लोन वापस नहीं, कोई इशू नहीं है। अपना पैसा है, जमशेद चाचा है, सलाम करो, बोले भाई आपका कोई काम नहीं है, मेरा पैसा है, मैं उसको कहीं भी फेंक दूं, मेरी मर्जी, ठीक है। तो सबसे बड़ा पहला बेनिफिट क्या होता है रिटेन प्रॉफिट का? उसको रीपे नहीं करना पड़ता, अपना पैसा है, कोई इंटरेस्ट नहीं है जब रीपे नहीं करना पड़ता। डिसएडवांटेज क्या है? छोटा बिजनेस होगा, रिटेन प्रॉफिट कम होगा, ठीक है। और कुछ बिजनेस को क्या होता है, इससे ज्यादा वो फाइनेंस चाहिए होता है, तो ये सफिशिएंट नहीं होता कुछ बिजनेस के लिए, ठीक है। एंड लास्ट इज, बहुत ज्यादा फाइनेंस रखेंगे अपने पास तो क्या होगा? शेयर होल्डर्स जो है ना, उनको मसला होगा। हर खानदान के अंदर रिश्तेदारों में एक नाराज पप्पो तो होती है, तो वो जो शेयर होल्डर्स होंगे वो नाराज पप्पो बन जाएंगे, वो बोलेंगे भाई हमें तो पैसे दिए नहीं, खुद रख के बैठे हुए फजूल में, ठीक है। तो ये वाला एतराज लाजमी आएगा, क्योंकि कंपनी उनकी है ना, आपकी थोड़ी है, आपके चाचू की कंपनी थोड़ी है, आपने पैसा उठा के अपना इस्तेमाल कर लिया, नहीं, कंपनी शेयर होल्डर्स की है। तो आप ये नहीं कह सकते भाई आप क्यों एतराज करो, बोलेंगे बेटा आप उतरो नीचे कुर्सी से, ठीक है, बात करते हैं आपसे अलग से हम लोग मिलके, ठीक है। तो आप डायरेक्टर हो, आपको बोलेंगे आप अपने औकात में रहो, सीधी सी बात है, ज्यादा आप बोलने की कोई जरूरत नहीं मेरे सामने। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स, तो शेयर होल्डर्स को एतराज हो सकता है इस बात पे, और उनको एतराज होगा तो फिर आपकी कुर्सी हिलना शुरू होगी, जंजला आएगा आपकी कुर्सी के नीचे। खैर, आगे बढ़ते हैं। सेल ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट। सेल ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट का मतलब है घर में आप घूम रहे थे, एक सोफा सेट पड़ा हुआ था 7 सीटर, ठीक है। आपके अब्बा हुजूर आए, उन्होंने, होते हैं ना अब्बा किसी से भी नहीं पूछते, अब्बा अपनी धुन में मगन होते हैं, बनियान और शलवार पहन के घूम रहे होते हैं घर में, कहते हैं मैं अब्बा हूँ, मैं किसी को, वो जैसे होता है ना आप पुलिस है तो किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो अब्बा एक दिन कुर्सी लेकर आ गए, अब आपने 2 महीने तक देखा कुर्सी पे कोई बैठता ही नहीं है, पता नहीं क्या मसला था, खैर बहरहाल उसकी डेप्थ में नहीं जाते। आपने बोला यार मुझे 500 रुपए चाहिए, आप गए कुर्सी उठा के, प्लास्टिक की थी, कंधे पे रखा, फौरन उठा के नीचे 3 डब्बे वाला आया था, आपने आवाज सुनी, चलो भाई, भाई कितने दोगे? उसने बोला 300 रुपए, आपने बोला 500 दोगे फाइनल, ना 700 ना 800, 500, उसने बोला डन हो गया, आपने उठा के उसको कुर्सी दे दी, 1500 रुपए कुर्सी थी, आपने 700 में भेज दी, अब कुर्सी ढूंढ रहा है घर पे, आपकी जेब में पैसे आ गए। ये कहानी है सेल ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट की, एक ऐसा एसेट जो आपके काम नहीं आता था। अब मसला ये देसी घर होगा, आपने तो कुर्सी बेच दिया, अब घर जाओगे आपसे तो अब्बा सबसे पहले पूछेंगे कुर्सी का, ऐसे नहीं पूछते थे पूरा साल, लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है आपने कांड ऐसा कर दिया बहुत बड़ा, ठीक है। खैर, ऑन अ लाइट नोट, सेल ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट का मतलब एक ऐसा एसेट, एक ऐसी चीज जो बिजनेस में पड़ी थी, फालतू पड़ी थी, मट्टी चढ़े जा रही, उसमें खराब हो जा रही, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आप बेच दोगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। दिस मेक्स बेटर यूज ऑफ द कैपिटल। भाई आपने फजूल में मशीन रखी थी या कुर्सी पड़ी थी, फजूल में मट्टी लग रही थी, आपने बेच के उल्टा पैसे तो कमा लिए कम से कम, ये एक फायदा है। दूसरा क्या है, इससे कोई आपकी उधारी उधारी नहीं चढ़ेगी, सीधी सी बात है। और इसकी डिसएडवांटेज क्या है भाई? टाइम लगता है। अब आप कुर्सी बेचने गए, अब आपकी किस्मत थी, नीचे 3 डब्बे वाला आया हुआ था, ठीक है, आपने उठा के उसकी आवाज सुनी, आपने कुर्सी बेच दी। ऐसा भी हो सकता है कुर्सी आप कंधे पे रख के खड़े हो, आधे घंटे से वो आ ही नहीं रहा, बोल रहा मैं बीमार था उस दिन, उसकी मर्जी है ना, उसका अपना सोल ट्रेडर बिजनेस है, वो रेडी चलाते हुए कहीं भी घुस जाता है, उसकी मर्जी है। तो नहीं आया, अब आप कुर्सी लेके खड़े हो रोड पे, सब देख रहे हैं, बोले पता नहीं पागल ही लग रहा है, अजीब सा कुर्सी लेके क्या कर रहा है यहाँ पे। तो वो हो सकता है ना आए, तो टाइम लगता है, वक्त लगता है, हो सकता है वो 3 डब्बे वाला उस दिन ना आए, 2 दिन बाद आए, फिर आप उससे जाके पूछोगे भाई कहाँ चले गए थे, तो बाप की शादी है क्या, मतलब वो 100 सवाल होंगे उसके बाद आपके। लेकिन बहरहाल इन दी एंड यू कांट सेल द चेयर ऑन पॉइंट, टाइम लगता है, सीधी सी बात है, ठीक है। नए बिजनेस होते हैं उनके लिए सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल होता ही नहीं है। भाई नया बिजनेस है, आपने मशीन तो खरीद लिया, बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, सप्लायर आ रहा है, मेहमान आ रहे हैं, सलाम दवा वाले लोग आ रहे हैं, आप खड़े खड़े बातें कर रहे हो उनसे हंसते हंसते, वो बोलने भाई आधे घंटे बाद हमारे घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया, हम ज्यादा बात नहीं कर सकते, वो चले आते हैं। तो नया बिजनेस है भाई, आपका सरप्लस कुछ है ही नहीं,
अब जो एक आधी छोटी सी आपने स्टूल पकड़ा था, वो स्टूल बेच के पैसे थोड़ी कमाओगे, जाहिर सी बात है। तो कहने का मकसद है ये ऑप्शन हर एक के पास अवेलेबल नहीं होता। सेल ऑफ इन्वेंट्री टू रिड्यूस इन्वेंट्री लेवल, सही है भाई, सामान बेच दिया, इन्वेंट्री बेच दी, लेकिन इसके अंदर मसला है भाई। इसके अंदर मसला ये है कि भाई आप इन्वेंट्री बेच दोगे, पता चला कल को डिमांड बढ़ गई किसी भी चीज की। अब सर्दियों के कपड़े थे, आपने उठा के बेच दी गर्मियों में, 15 दिन 20 दिन गुजरे, कराची का वेदर था, कुछ पता नहीं, अचानक से सर्दी आ गया, आपने बोला अरे भैया मैंने तो बेच दिया। तो ये बड़े बड़े मसले मसाइल है, ठीक है। लेकिन इसका फायदा ये होता है, आप इन्वेंट्री कम करोगे, इन्वेंट्री डायरेक्टली बेचोगे मार्केट में, तो क्या होगा, आपकी इन्वेंट्री की जो स्टोरेज कॉस्ट है वो आपको पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्वेंट्री नहीं, आपकी स्टोरेज कॉस्ट किसकी दोगे। फिर लास्ट होता है इंटरनल सेविंग। इंटरनल फाइनेंस के अंदर ओनर सेविंग, ओनर का अपना पैसा रखा हुआ, उसको आपने जाके समझाया, बोला भाई तुझे क्या मौत पड़ी, तू जाके इन्वेस्ट कर बिजनेस में। उसने बोला हाँ यार ये आइडिया मेरे दिमाग में तो नहीं आया था, मैं तो पिछले 4 दिन से के इलेक्ट्रिक को गालियां दे रहा था, मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो आपने बोला उसको छोड़ो के इलेक्ट्रिक को, ये देखो तुम्हारा पैसा पड़ा हो, तुम इसको इन्वेस्ट करो। तो ओनर ने क्या किया, अपना पैसा उठा के अपने बिजनेस में लगा दिया। उसने कहा साला मेरे पास ये आइडिया नहीं आ रहा था, ये गली का मवाली घूमता फिरता मुझे आइडिया देके चला गया। वो शर्मिंदा भी हो रहा था इस बात पे, यार इसको ये आया, मुझे नहीं आया आइडिया। बहरहाल, लेकिन ओनर सेविंग इज ऑल्सो एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, बहुत ईजी है, आराम से मिल जाता है, इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेविंग्स लो भी हो सकती है भाई, आप ऐसे बंदे हो जो सैलरी आने से पहले ना, मैंने बताया करोड़ों किस्म के आप जो है एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर लेते हो ऑलरेडी बैठ के घर पे। तो आपने अब कैलकुलेट कर लिया 50 लाख रुपए का एक्सपेंस, आपकी सैलरी आनी 50,000 रुपए, अब क्या करोगे, कोई चोरी वोरी तो नहीं करोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो सेविंग हो सकता हो ही ना, उल्टा आप उधारी लेके बैठे हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। इट इंक्रीज द रिस्क टेकन बाय द ओनर, आपने अपना पैसा उठा के बिजनेस में लगा दिया, सबको बताते फिर भैया आपका भाई आज पैसा इन्वेस्ट कर गया, पता चला 2 महीने बाद कंपनी बंद हो गई। तो ये ऐसी कहानियां होती है, ये मजाक नहीं है। खैर ऑन अ सीरियस नोट, ऐसी चीजें बहुत सारी बार होती है, जैसे बहुत सारे बिजनेसेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी जगह कोविड में बंद हो गई थी, बड़ी बड़ी कंपनीज, इवन एयरलिफ्ट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। कोविड के अंदर ये लोग, कोविड से पहले लॉन्च हुए थे, कोविड में इन्होंने क्या किया, अपनी वैन सर्विस, डिलीवरी सर्विस लॉन्च कर दी, क्योंकि वैन्स तो बंद हो गई थी। उन्होंने बोला कोविड में आपको डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। जितना ज्यादा गवर्नमेंट ने बोला सोशल डिस्टेंसिंग, उतना लोग आके गले मिल रहे, बोले नहीं 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 हमारे ऊपर नहीं आएगा, ये गैर मुसलमानों के लिए तो उन पे अजाब है, हम पे थोड़ी होगा, हम मुसलमान है, बीमारी पूछ के आएगी, मुसलमान है तू, हिंदू है या तू क्रिश्चियन है, नहीं तो दूसरे मजहब का है तो फिर तेरे ऊपर नहीं है। क्या अजीब खैर फालतू बातें करते थे लोग। भाई सेकंड इज एक्सटर्नल फाइनेंस। एक्सटर्नल फाइनेंस के अंदर बहुत सारी किस्में हैं, ठीक है। इशू इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर्स का क्या मतलब है, इशू ऑफ शेयर्स का मतलब आपने शेयर्स इशू कर दिए, अब जब शेयर इशू करोगे लोग खरीदेंगे, लोग खरीदेंगे तो पैसे देंगे, तो आपके पास एक सोर्स ऑफ फाइनेंस जनरेट हो गया, सिंपल एज दैट। परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, वापस देने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट भी पे नहीं करते, लेकिन मसला है कि इसको डिविडेंड, अब जिस बंदे ने पैसा लगाया ना वो आपके पीछे घूम रहा होगा, बोल रहा होगा मुझे प्रॉफिट का शेयर चाहिए, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। और दूसरा ये कि आप शेयर ज्यादा बेचते रहोगे ना तो ओनरशिप बदलती रहती है कंपनी की, लास्ट पॉइंट लिखा हो ना, ओनरशिप ऑफ द कंपनी कुड चेंज हैंड्स इफ मेनी शेयर्स आर सोल्ड। भाई जिस शेयर होल्डर के पास 50% शेयर है ना, वो ओनर हो जाता है कंपनी का। अब आपने क्या किया, आपने शेयर्स बेचे और बेचे, बेचते गए, एक टाइम ऐसा आ गया 50% ऑफ द शेयर्स किसी और बंदे के पास चले गए और दूसरे बंदे के पास 49% रह गए, 51% किसी के पास चले गए, दूसरे के पास 49 रह गए। तो जो जिसके पास 51% है उसके पास मेजोरिटी है, जिसके पास मेजोरिटी है वो अब्बू है कंपनी का, मतलब ओनर, ठीक है। देन वी हैव बैंक लोन्स। बैंक लोन्स बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बैंक लोन का एक इशू है जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है उसके डिसएडवांटेजेस में, ठीक है, वो ये है कि भाई आपको ना कभी कभी कोलेटरल रखवाना पड़ता है। कोलेटरल क्या होता है सर, ये कोलेटरल क्या है, जूते पगड़ी है क्या है ये, कोलेटरल का मतलब है सिक्योरिटी। भाई वो आप जब शक्ल लेके जाओगे, नूरानी चेहरा माशाल्लाह से अंदर घुसोगे वहां पे, तो ये नहीं है कि बोलेगा शबनम का मैं इंतजार कर रहा था, शबनम आ गई, अब शबनम को तो मैं 10 लाख क्या 15 लाख भी दे दूंगा मैं उसके आने की खुशी में, ऐसा नहीं है। वो बोलेगा शबनम है कि रजिया है कि सुल्तान है, जो भी है, भाई आप मुझे सिक्योरिटी रखवाओ। इस बात की क्या गारंटी है कि आप लाख तक आप बाद में बैठ के उठ के मावे खा रहे हो, बैठ के इसी पैसों से वापसी ना करो। आप मावे खा के तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे ना, फिर आप पे ही नहीं करोगे वापसी पैसे। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है आपकी रिलायबिलिटी के ऊपर। तो क्या होता है, आपसे सिक्योरिटी रखवाई जाती है। 15 लाख 20 लाख, अब आप गरीब आदमी, आपकी 10,000 रुपए भी सैलरी नहीं है, मुश्किल से 5,000 रुपए महीने का कमाते हो, काम ऐसा छोटा है आपका, क्या करते हो, गाड़ी पे शीशे चोरी करते हो और क्या करते हो, तो 5,000 रुपए महीने का आप कमाते हो, तो फिर उससे क्या होगा, आप 15 लाख का लोन लोगे, बैंक बोलेगी भाईजान कुछ गिरवी रखवाओ। अब आपने घड़ी उतार के दे दी, बोले ये भाई, उन्होंने बोला सेंसिबल चीज गिरवी रखवाओ कोई ऐसी, आपने घर गिरवी रख दिया, इसको बोलते हैं कोलेटरल। बड़ा अमाउंट होता है, कोलेटरल रखवा जाता है, ठीक है। अब इसमें मसला क्या है सर, अगर कोलेटरल नहीं दे पाए लोन तो फिर क्या होगा, भाई सबसे पहले तो बैंक बोलेगा भाईजान इसके तो पीछे पड़ जाओ, लोन इससे रिकवर कराना कुछ भी करके। अब आपने बोला भाई मैं डीट का बच्चा हूँ, लग जाओ मेरे पीछे, मैं वैसे ही वेला बैठा हूँ घर पे,
लेटा हुआ तो आराम से बनियान पहन के ऊपर पंखा चल रहा है, आ जाओ मेरे घर पे आ जाओ, कोई टेंशन नहीं, आप रिलैक्स बिल्कुल चिल। बैंक ने बोला बहुत ढीठ किस्म का इंसान है, एक नंबर का गया गुजरा, अब एक काम करो, इसकी जो प्रॉपर्टी जिसने गिरवी रखा है उसको बेच के पैसा वसूल कर लो। तो ये होती है कहानी इसके अंदर। अच्छा भाई, सेलिंग डिबेंचर्स, डिबेंचर्स क्या होता है? IOU सर्टिफिकेट, ठीक है, क्या होता है? IOU, आई लव यू नहीं होता, IOU सर्टिफिकेट। IOU सर्टिफिकेट क्या होता है? OWE। IOU का सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि मैं आपको ओ करता हूं, मैं आपसे उधार ले चुका हूं, इन शॉर्ट, ठीक है, तो मैं आपको उधार दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह इसलिए बोला है कि वो देगा, उसकी नीयत साफ है। तो आप क्या करते हो, किसी एक आम इंडिविजुअल से जब कंपनी लोन लेती है ना, एक आम बंदे से कंपनी जब लोन लेती है तो कंपनी इसको IOU सर्टिफिकेट इश्यू करती है, ठीक है। जब IOU सर्टिफिकेट उसके पास जाता है इंडिविजुअल के पास, तो वो कंपनी को बोलता है आई लव यू, क्योंकि उसका रीजन है कि उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा हर साल। तो वो तो खुश हो जाता है, तो खुशी में आई लव यू बोल देता है कंपनी वालों को। हर साल इंटरेस्ट किसके पास जाएगा? डिबेंचर होल्डर के पास, जिसको आपने कंपनी ने सर्टिफिकेट इश्यू किया, अब उसको इंटरेस्ट मिलता रहा। ये क्या होता है? लॉन्ग टर्म लोन सर्टिफिकेट्स इशूड बाय लिमिटेड कंपनीज, कंपनी इशू करती है, पैसा ले लेती है इसके बदले में, फिर इसकी एक मेच्योरिटी कॉस्ट होती है, मेच्योरिटी टाइम होता है, सॉरी, कि भाई 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल, लेकिन ये 1 साल से ऊपर ही होता है हमेशा, ठीक है। ये क्या होता है? डिबेंचर्स कैन बी यूज्ड टू रेज वेरी लॉन्ग टर्म फाइनेंस, 25 साल, 30 साल, 35 साल। अब आपके जन में ख्याल आ रहा है शपाटर किस्म का, बहुत अल्ट्रा प्रोलाइट, सर ऐसा भी तो हो सकता है किसी बूढ़े बंदे से, 40-45 साल का बंदा, हमने डिबेंचर दे दिया, उसको इशू कर दिया, और हमने उसको बोला 25 साल बाद तुझे पेमेंट देंगे। अब 25 साल बाद वो मर गया सर, अब तो हम बच गए ना सर? नहीं, इस तरह का दिमाग मत लड़ाओ। हो सकता है वो डिबेंचर उसके बेटे में, किसी रिश्तेदार में ट्रांसफर हो जाए, तो इस तरह मत सोचना भाई। एज विथ लोन्स दीज मस्ट बी रीपेड, इंटरेस्ट भी देना पड़ता है इसके अंदर। सूद, कुल्लू सूदुन हरामुन, सूद से तो दूर बचो। अच्छा भाई, फैक्टरिंग ऑफ डेट्स, फैक्टरिंग ऑफ डेट्स की कहानी क्या होती है? बहुत सिंपल है, दैट है, फैक्टरिंग ऑफ डेट्स का मतलब है आपने क्या किया, जैसे मुन्ना भाई MBBS देखी हुई ना, नहीं देखी तो जाके अभी देख लो, अभी इस वीडियो को छोड़ो, अभी साइड पे करो, पहले मुन्ना भाई MBBS देखो, पार्ट 1 पार्ट 2 कोई एक तो देखा होगा। अच्छा भाई, फैक्टरिंग ऑफ डेट का बहुत बड़ा ताल्लुक है मुन्ना भाई MBBS के साथ, क्यों? उसका रीजन है, उसका रीजन ये कि देखो, आपने एक बंदे को बोला, आपका कस्टमर था, क्रेडिट कस्टमर, अब हर कस्टमर शरीफ नेक नमाजी तो होता नहीं है, कुछ 2 नंबरी भी करते हैं। अब एक कस्टमर पिछले 1 साल से आपको टाइम पे पेमेंट कर रहा है हर महीने, अब क्या हुआ, दूसरा साल गुजरा, उसने एक जहन बनाया था, उसने कहा, बचपन से सोच रहा था, कह रहा मैं 2 नंबरी करूंगा किसी के साथ, अब आप उसके हत्थे चढ़ गए, आपसे उसने गुड्स लिया अगले साल, 1 साल तक बहुत शरीफ नमाजी चला, आपने कहा ये तो यार ऐसा अल्लाह ने एक ही गाया, ये तो टाइम पे पेमेंट करता है। अगले साल क्या हुआ, उसने अब साल का पहला महीना हैप्पी न्यू ईयर मनाया उसने आपके साथ, ये आपका केक काट दिया एक तरीके से। जनवरी में उसने आपसे गुड्स पर परचेज की, आपने बोला यार अच्छा कस्टमर है, टाइम से देगा। फरवरी में उसको पेमेंट देनी थी 10 तारीख को, उसने बोला बेटा जो करना है तू कर ले, तुझे जो करना है कर ले, मैं तुझे पेमेंट दूंगा ही नहीं, ऐसी की तैसी, इस तरह बदतमीजी बता रहा। अब आप क्या बोल रहे हो यार, बंदा तो अच्छा था यार, लेकिन जाने दो यार, अब कर भी क्या सकते हैं। एकदम से बीच में एक विलन की एंट्री होती है, वो कहता है उस्ताद एक बात बताओ, पैसे नहीं दे रहा। आपने बोला यार तेरा क्या काम, पैसे नहीं दे रहा, मेरे पैसे डूब गए, तुम जाओ यहाँ से। चलो नहीं नहीं पैसे नहीं दे रहा आपको, कह रहा नहीं दे रहा, तो कह रहा वो नहीं दे रहा ना, हम निकलवा के दिखाएंगे। आपने बोला अबे भाई मैं नहीं निकलवा सका, आप कैसे? ये कौन थे? फैक्टरिंग ऑफ डेट्स कंपनी है बीच में, ये कंपनीज होती हैं जो यूके में ये लीगल है। ये कौन थे? भाई लोग, वसूली करना इनका काम था। ये आपके पास आए, आपने बोला यार पैसे दे नहीं रहा, आप तुम लोग कैसे निकलवाओगे? उन्होंने कहा हमें तरीका आता है सारे, हम निकलवा लेंगे पैसे। अब आपने जब बोला उनको, बोला तो फिर तुम लोग तो अपना हाजी लग रहे हो मुझे, हाजी हज वज करके आओ, इतना मेरा ख्याल करो। कह रहा नहीं नहीं नहीं, ख्याल कुछ नहीं, आप हमें ना 10% फीस दीजिएगा। आपकी अड़ गए, आपने बोला भाई उधर से वैसे ही मेरा नुकसान हो चुका है, आप 10% फीस भी दूंगा आपको। कह रहे नहीं 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 नहीं, टेंशन तो आपने लेनी ही नहीं है, जो पैसा वो बंदा आपको पे करेगा ना, जो हम निकलवा के देंगे, उसमें से 10% फीस हमारी है, 90% हम आपको दे देंगे। अब आप दिमाग लड़ा रहे थे पार्क में बैठ के सर खुजाते हुए, आपने बोला यार पैसे तो पूरे डूब रहे हैं, एक काम करता हूँ उसको हाँ बोल देता हूँ, 10% इसके मुंह पे मारूंगा, 90% तो रिकवर होगा कम से कम। आपने अब सारे कागजात जो है जमा करा दिए फैक्टरिंग ऑफ डेट्स को, डेट्स कंपनी को। किस चीज के कागजात? आपने इनवॉइसेस जमा करा दी, भाई ये पैसा है, ये डॉक्यूमेंट्स है, ये एविडेंसेस है कि इस बंदे ने हमारे इतना पैसा लिया हुआ। अब तुम रिकवर करो, 10% निकालो उसमें से, 90 मुझे दे देना वापसी। कंपनी ने बोला सेट हो गया सर, शाम पे बोतल पे मिलेंगे आराम से बेहतरीन तरीके से। कंपनी ने क्या किया, आपको कैश निकलवा के दिया। इसको बोलते हैं फैक्टरिंग ऑफ डेट्स। इन शॉर्ट भाई लोग जिनका काम वसूली करना होता है, ये यूके में लीगलाइज्ड है क्योंकि इनको लॉज आते हैं हर तरीके के, तो जब लॉज आते हैं तो लॉ से बचना भी जानते हैं, तो ये कर लेते हैं, ठीक है।
लेकिन एक इश्यू इसमें जो नेगेटिव पॉइंट लिखा हुआ है ड्रॉबैक, वो ड्रॉबैक तो खैर नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद ही बनाया बुक वालों ने, द कंपनी डज नॉट रिसीव 100% ऑफ द वैल्यू ऑफ इट्स डेट। भाई कंपनी को तो 1 रुपया नहीं मिल रहा था, वो तो खा जाता उसका पैसा वैसे ही। तो लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, निकलवा के दिया। तो ये मेरे ख्याल से अच्छा ड्रॉबैक नहीं है, लिखना चाहो लिख सकते हो, ना लिखना चाहो मर्जी है आपकी। अच्छा, ग्रांट्स एंड सब्सिडीज फ्रॉम आउटसाइड एजेंसीज, कभी कभी ग्रांट्स मिलती है आपको, पैसा दिया जाता है, भाई ये पैसा लो आप लगाओ रेंट में, लेबर में, यहाँ वहाँ लगाओ और बिजनेस को इंप्रूव करो। सब्सिडीज रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में रिडक्शन कैसे होती है, भाई गवर्नमेंट ने आपको एरिया दे दिया रेंट फ्री, गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडाइज चीजें दे दी, गवर्नमेंट ने आपको चीजें सस्ती करके दे दी, गवर्नमेंट ने बोला भाई आपका जो है ये जो एरिया है यहाँ पे रेंट बनता है 25,000 रुपए, आप एक काम करना आप रेंट देना 15,000 रुपए। अब आपने बोला यार गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी निकली है आके, जो हमारे लिए इतना फायदेमंद काम कर रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं सब्सिडीज, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, द वर्ड इटसेल्फ सेज माइक्रो फाइनेंस, छोटे अमाउंट्स की जो लोन होते हैं ना वो क्या देते हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंक। इसकी मिसाल मैं कराची की लेता हूँ तो तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक, ये मेरे ख्याल टेलीनॉर वालों का, पता नहीं यूफोन का कंफर्म नहीं है, मुझे देख लीजिएगा नेट पर सर्च करके, शायद टेलीनॉर वालों का माइक्रो फाइनेंस, तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक जौहर मोड़ के पास है, डिफरेंट जगहों पे होगा और भी, कराची में है एक लोकेशन इसकी। तो माइक्रो फाइनेंस बैंक का काम क्या होता है, 30,000, 20,000, 50,000, 40,000 इस तरह के नॉमिनल अमाउंट्स के लोन्स देते रहते हैं। वो अमाउंट जो शायद बैंक ना दे, मैं बैंक के अंदर जाऊंगा, बैंक को बोलूंगा मुझे 50,000 का लोन दो, बैंक बोलेगा भाईजान हम जो है ना मिनिमम 1 लाख या 3 लाख, 1 लाख कोई कम बता रहा हूँ, 3 लाख या 5 लाख का लोन देते हैं, इससे कम नहीं देते, ठीक है। तो ये जो है ना बैंक मुझे मना कर देगा, तो जो बैंक मुझे ठुकरा देगा तो ये मुझे अपनाएगा, ये मुझे गले लगा लेगा, कह रहा है आपका तो मैं इंतजार कर रहा था कि छोटे अमाउंट्स के लोन हम देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये इंटरनल एक्सटर्नल में हमने इसको ब्रेक किया था, अब इसको फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे कैसे, इसको फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज में, किसमें, शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में। सिंपल एज दैट, मुश्किल वाले इंटरनल एक्सटर्नल थे, अब ये इजी इजी कहानी। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस है जिसके अंदर क्या होता है, आपको बैंक आपको अलाउ करता है आपके बिजनेस को कि आपके अमाउंट जितना बैंक में अमाउंट, लेट्स सपोज 50,000 आपके बैंक में था, आप 70,000 विड्रॉ कर सकते, 20,000 एक्स्ट्रा। अब आप सोच रहे हो सर हमारे बैंक में तो ऐसा नहीं होता, भाई आपके बैंक में नहीं होगा, बिजनेस को अलाउ किया जाता है, बिजनेस का एक एग्रीमेंट होता है बैंक के साथ जिसमें बैंक कहता है भाईजान हम आपको 20,000 रुपए सिर्फ एक्स्ट्रा देंगे। अब आप बोलते हो थैंक यू सर बहुत शुक्रिया, आपको होता है नहीं 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 थैंक यू नहीं, आगे बात तो सुनिए, आपने बोला सुनाओ मरो आगे, उसने बोला भाईजान ये जो 20,000 रुपए हम आपको दे रहे हैं ना एक्स्ट्रा, हम आपके पुप्पो के बेटे नहीं है, हम आपसे एक टाइम तक अगर लेट सपोज विद इन 10 डेज आप पूरी 20,000 की पेमेंट कर देते हो तो गुड है। अगर आप 10 दिन में नहीं करते लेट सपोज 20,000 की पेमेंट, तो 11वें दिन से पर डे का इंटरेस्ट लगेगा आपके इस अमाउंट पे और वो आपको पे करना पड़ेगा, समझ रहे। तो ये होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, व्हेन यू विथड्रॉ मोर देन द अमाउंट अवेलेबल इन योर अकाउंट, दैट्स द डेफिनेशन। द बैंक गिव्स द राइट टू ओवरड्राफ्ट इट्स अकाउंट, ये आपको सारी कहानियां सिंपल एज दैट समझने वाली बात है। इंटरेस्ट विल बी पेड ओनली ऑन अमाउंट ऑन, वो अगेन वो भी एक लिमिट होती है, एक टाइम तक आपने अमाउंट वापसी नहीं दिया उनको तो फिर इंटरेस्ट होता है, अदरवाइज उस टाइम के अंदर अंदर दे दिया आपने तो इंटरेस्ट नहीं होता उसका, ठीक है। ओवरड्राफ्ट टर्न आउट टू बी चीपर देन लोन्स इन द शॉर्ट टर्म, बिल्कुल ऐसा ही है, ओवरड्राफ्ट अच्छा ऑप्शन है लोन्स के बनिस्बत। इंटरेस्ट रेट्स आर वेरिएबल, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, इंटरेस्ट रेट हाई भी हो जाता है वक्त के साथ साथ, ठीक है। बैंक कैन आस्क फॉर ओवरड्राफ्ट टू बी पेड एट अ वेरी शॉर्ट टाइम, भाई बैंक आपको सिर्फ तभी पिन करेगा, तभी तंग करेगा, तभी मस्ती करेगा बैंक आपके साथ, जब बैंक देखेगा भाई इसके तो हालात बिल्कुल पूरे पूरे हो चुके हैं और ये आखिरी दिनों में चल रहा है अपने बिल्कुल इसका बिजनेस, तो फिर करेगा बैंक आपको पिन, अदरवाइज इस तरह मस्ती नहीं कर रहे ज्यादा। ट्रेड क्रेडिट का मतलब है जब आप अपने सप्लायर्स को डिले करते हो पेमेंट, आपने सप्लायर को बोला एहतेशाम भाई कल पेमेंट करनी थी मैं आपको परसों करूंगा, मैं आपको 15 दिन बाद करूंगा। अब इसका एक इशू होता है, इसका इशू ये हमने एक पढ़ा था ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर, अगर आप लोगों को याद होगा, एक चीज थी JIT, जस्ट इन टाइम। अब जस्ट इन टाइम का रेफरेंस यहाँ बनता है, ट्रेड क्रेडिट अगर आप इस्तेमाल करोगे, सप्लायर्स को लेट पेमेंट करोगे, तो सप्लायर्स क्या बोलेंगे, उनके साथ रिलेशनशिप खराब हो रहा है। देखो ये वर्ड रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी में। रिलेशनशिप क्या होगा, खराब होगा सप्लायर के साथ। सप्लायर क्या बोलेगा, आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं, आप तो हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हो, ठीक है, थोड़ा इमोशनल करेगा आपको। अब सप्लायर बोलेगा अगली बार जाओ मुझसे बात नहीं करो, किसी और से जाके सामान लेना, अब जिससे सामान लेते थे उसी से सामान लेना जाके, अब वो एटीट्यूड में आ गया। अब ट्रेड क्रेडिट जब आप करोगे हरकत, आप उसको लेट पेमेंट करोगे तो आप JIT चला ही नहीं सकते। जस्ट इन टाइम में आपका सप्लायर के साथ रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। अब आपने जस्ट इन टाइम चला दिया, ट्रेड क्रेडिट भी चला दिया एक साथ, आप उसको लेट पेमेंट भी कर रहे हो। सप्लायर ने आपके पास कस्टमर आया, कस्टमर ने बोला 10 प्रोडक्ट चाहिए, आपने सप्लायर को फोन किया, हाँ एहतेशाम भाई 10 प्रोडक्ट भेज दो, वो 10 प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल भेजो, उसने बोला पौका मैं नहीं भेजूंगा आपको। तो इस तरह की हरकतें कर सकता है, खैर बहरहाल तो ये इश्यूज है, फिर डिस्काउंट्स भी मारे जाते हैं अक्सर बेशतर।
सेकंड है लॉन्ग टर्म फाइनेंस, जिसमें बैंक लोन्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। हायर परचेज क्या होता है, आप क्या करते हो, कोई भी एक एसेट होता है वो आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए परचेज करते हो विथ मंथली चार्ज, ठीक है, मंथली आप उसको रेंट पे कर रहे हो तो हायर परचेज में, और वो आपका नहीं होता, ठीक है। वो क्या होता है, फिक्स एसेट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है, मंथली पेमेंट्स कर रहे हो तो उसको, और उसके साथ क्या होता है, एक इंटरेस्ट चार्ज भी होता है, ठीक है। परचेज तो आप कर रहे हो एसेट को, लेकिन क्या करते हो, इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट, तो इन शॉर्ट एक इंस्टॉलमेंट विथ मार्कअप, इसको बोलते हैं हायर परचेज, ठीक है। फायदा ये होता है कंपनी को एट द सेम टाइम सारा अमाउंट नहीं देना पड़ता। नुकसान ये होता है कि ज्यादा अमाउंट पे कर रही होती है, लेट्स सपोज 60,000 में कैश में खरीद लेते हैं, उसी की जगह 75,000 पर दे दिया उन्होंने, ठीक है, तो ये नुकसान होता है। लीजिंग, लीजिंग का मतलब ये कि आपने कोई भी चीज रेंट पे परचेज कर लिया, अक्सर और बेशतर जो कंपनीज होती है ना, कोई मशीन है वो 10 लाख की है, अब वही मशीन आपको रेंट पे मिल रही है पर मंथ के हिसाब से 30,000, तो आप कहाँ 10 लाख, कहाँ 30,000, आप 30,000 में रेंट पे ले लोगे वो मशीन हर महीने, और उसको आप लीज करवा दोगे, इसको बोलते हैं लीजिंग, ठीक है। जहां पे आप क्या करते हो, मंथली लीज पेमेंट दे के उस चीज को इस्तेमाल कर रहे होते हो दूसरी कंपनी की, और उसको बोलते हैं लीजिंग। कि आपने एक मशीन देखी, उसने मशीन की कॉस्ट थी 10 लाख रुपए, आपने बोला भाई इसका जो मंथली रेंट है वो तो 30,000 रुपए, तो मैं क्यों ना इसका मंथली रेंट देके इसको इस्तेमाल करता रहूं, खरीदने की झंझट ही नहीं पालू, तो हर महीने आप 30,000 रुपए उसको दे रहे हो और मशीन इस्तेमाल करते जा रहे हो, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, कंपनी जैसे लिखा हुआ लास्ट लाइन, सम बिजनेस डिसाइड टू सेल ऑफ सम फिक्स एसेट फॉर कैश, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ एसेट बेच देते हैं, ठीक है, अब आपने मार्केट में बेच दिया, अब फिर बेचने के बाद आपने क्या किया, लीज करवा लिया उस एसेट को, कि आपने बेच दिया, आपको एक मिसाल है 10 लाख रुपए मिल गया उस एसेट को बेचने के, अब उस एसेट को आपने 10 लाख में बेच के फिर क्या किया, उसको हायर परचेज लीजिंग करा दी, सॉरी, लीजिंग में क्या हुआ, उस 10 लाख में से आप हर महीने 30,000 रुपए रेंट पे उस एसेट को इस्तेमाल भी कर रहे हो, और एसेट आपका है भी नहीं और आपने बेच भी दिया, तो बड़ी होशियारी, आप शान पत्ती दिखाया आपने इसके अंदर। इश्यू ऑफ शेयर्स ऑलरेडी एक्सप्लेन, इश्यू ऑफ शेयर्स पॉसिबल होता है, लेकिन अगेन इसके अंदर कुछ कैटेगरीज होती हैं। राइट इशू जो है उसको ये बोलते हैं, राइट इशू ऑफ शेयर्स का मतलब है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑप्शन दिया जाता है कि आप न्यू शेयर्स खरीद सकते हो एट अ लो रेट, इसको बोलते हैं राइट इशू, ठीक है। मार्केट में वो शेयर 10 डॉलर का चल रहा होगा, आप अपने शेयर होल्डर्स को बोलेगे भाईजान आप 8 डॉलर का ले लो हमसे, ठीक है। वो हो सकता है वो खरीद के अगले दिन बेच दें, 2 दिन बाद बेच दें, वो उनकी मर्जी, लेकिन आप उनको एक ऑप्शन देते ही देते हो। फिर आता है लॉन्ग टर्म लोन्स और डेट फाइनेंस। लॉन्ग टर्म लोन्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, लोन्स लेते हो, इंटरेस्ट पे करते रहते हो, और दिस इज वेरी सिंपल, जिसमें आप लोन इंटरेस्ट इज पेड बिफोर टैक्स एक्सपेंस है, ये सब चीजें। एंड लोन्स आर ऑफर सिक्योर्ड, सिक्योर्ड का मतलब अगेन वो कोलेटरल वाली बात कि आपको कोई ना कोई चीज रखवानी पड़ती है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, हाउ बिजनेस मेक द चॉइस, बिजनेस को कैसे चॉइस करनी चाहिए, कौन सा सोर्स इस्तेमाल करना चाहिए। पर्पस एंड टाइम पीरियड, आपको पर्पस देखना पड़ेगा, क्या पर्पस है आपका। लेट सपोज आपने कोई मशीन खरीदनी है 3 साल में, तो अब आपको एक ऐसा सोर्स ढूंढना है जो आपको 3 साल के अंदर अंदर आपका वो काम करवा दे। ऐसा नहीं कि एक ऐसा सोर्स ढूंढ रहे हो जो 25 साल तक आपको फाइनेंस दे रहा हो, काम आपका 2 साल में हो जाएगा, तो ये देखना पड़ता है, ठीक है। फिर होता है अमाउंट नीडेड, एक छोटा अमाउंट चाहिए तो लेट सपोज आप ओनर सेविंग पे भी जा सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है बैंक लोन पे जाओ। थर्ड इज लीगल फॉर्म एंड साइज, अब आप सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप हो तो आप शेयर इश्यू ऑफ शेयर्स तो कर ही नहीं सकते, ठीक है, तो ये चीज भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर आप कंपनी हो तो आप इश्यू ऑफ शेयर्स कर सकते हो, ठीक है। रिस्क एंड गेयरिंग्स, गेयरिंग का मतलब है आपने कितना डेट लिया हुआ, कितना उधारी ली है बाहर बिजनेस से, और कितना आपने अपना पैसा लगा हुआ, इसको बोलते हैं गियरिंग। गियरिंग का मतलब है योर लोन्स टेकन फ्रॉम आउटसाइड मार्केट इन कंपैरिजन टू योर ओन अमाउंट इन्वेस्टेड, इसको बोलते हैं गियरिंग लेवल्स। गियरिंग लेवल जितना लो होता है उतना बिजनेस रिस्की कम होता है, ठीक है। आपके बिजनेस का लोन, लेट सपोज आपका इक्विटी जो आपने पैसा लगाया और आपका लोन वो 50-50% है, 50% लोन है और 50% आपने अपनी जेब से लगाया, ये एक नॉर्मल मीडियम मामला है। लेकिन अगर 80% लोन और 20% आपने लगाया तो ये क्या होगा, रिस्की मामला हो गया, ठीक है। गियरिंग का एक फॉर्मूला भी होता है, वो आप आगे इसमें ही पढ़ेंगे, इसी सेक्शन में फाइनेंस के वो रेशियो होते हैं गियरिंग के, वो आप इंशाल्लाह आगे इसी सेक्शन के अंदर पढ़ेंगे, अभी इस टॉपिक में तो वो रेलेवेंट नहीं है। विल बैंक्स लैंड एंड शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट, अगेन बैंक्स लैंड करेंगे नहीं करेंगे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फोरकास्ट। बिजनेस प्लान पे बात आ जाएगी घूम के कि बिजनेस प्लान कितना अच्छा है, आप कितने अच्छे से कन्विंस कर सकते हो, बिजनेस की वर्थ क्या है, मामलात कैसे हैं। अब लेट्स सपोज आप बात कर रहे हो उसकी जो है उसकी मास्क की, आपकी कंपनी फेस मास्क बनाती है, अब फेस मास्क की उतनी डिमांड तो अब रही नहीं ना कोविड के बाद। अब आप बोल रहे हो मैं अगले महीने से 10 लाख रुपए छापना शुरू कर दूंगा, अभी आपकी सेल 3 लाख रुपए, तो जो आपकी जो बैंक होगा वो लेगा पता नहीं पागल ही है, अजीब सी बातें कर रहा है हमारे साथ, ठीक है। तो ये वाली बात। और दूसरा ये है कि शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये भी अगेन डिपेंड करता है आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस पे।
कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी होती है, परफॉर्मेंस से ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, कंपनी कितना आगे अपने आप को फ्यूचर ग्रोथ के प्लान्स देखती है, कितना आगे अपने आप को पब्लिसिटी करवाती है चीजों की, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस, ठीक है। तो अगेन ये मैनिपुलेटिव आंसर है, आप अपने हिसाब से लिखेंगे और इसका कोई फाइनल एक कंक्लूजन नहीं हो सकता, इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू हैव कन्विंस्ड द एग्जामिनर। बिजनेस फाइनेंस के चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने अभी एंड किए, और इस चैप्टर में से सवाल आते हैं, 6 मार्क का क्वेश्चन भी आता है पेपर 1 में, और कभी कभी पेपर 2 के अंदर 8 मार्क का क्वेश्चन भी आता है, जिसमें पता है वो क्या करता है, वो 3 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस दे देता है, बोलता है इस पे बात करो, और फिर एंड में कंक्लूजन पूछ लेता है कि कौन सा सोर्स इस कंपनी के हिसाब से बेहतर है। हमेशा रखिएगा बिजनेस स्टडीज के अंदर, यू नीड टू स्टडी ऑल दी चैप्टर्स सो दैट यू कुड रिलेट वेल। जितना अच्छा नॉलेज होगा आपका, जितने अच्छे से सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे उतने अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू रिलेट वेल। तो एनालिसिस बुरा होगा, तो एप्लीकेशन भी अच्छी नहीं हो सकती है, एट द एंड सवाल में बहुत सारे मार्क्स आप लूज करेंगे, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, और कोई ऐसा टॉपिक, कोई सवाल समझना हो तो कमेंट में इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन दैट, ठीक है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।